गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है इस चैनल पे इंजीनियर यूपीएससी पर, जहां एमसीक्यू सेशन और ख़ासकर हिस्ट्री एमसीक्यू सेशन यूपीएससी को फोकस करके कराया जा रहा है। तो सभी का स्वागत है। कल के सेशन में मैंने देखा कुछ कमेंट मतलब डाउट के अकॉर्डिंग कुछ कमेंट आ गए थे, तो उसको मैं क्लियर कर दूँ, है ना। देखो, कल के सेशन में किसी ने पूछा था, मुझे नाम शायद नहीं याद आ रहा है किसी ने पूछा था कि सर एक वो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ डाउट आ रहा है उसको। तो 1 में डाउट ये है उसको कि वो पूछ रहा था कि सर कंपनी राजस्व का एक बड़ा भाग भारत से व्यापारिक वस्तुएं खरीदने में खर्च करती थी। तो पॉलिटिकल पावर कंपनी ज़रूर बन गई है, लेकिन पॉलिटिकल पावर बनने के बाद भी कंपनी अभी भी भारत से कॉलोनियल नेचर के थ्रू काम कर रही है। मतलब भारत से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए इंग्लैंड से पैसा नहीं लाया जाएगा, भारत से ही लाया जाएगा। और भारत में कहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्सेशन से। इंडिया में भी आज के समय में सबसे ज़्यादा सरकार कहाँ से पैसा कलेक्ट कर रही है? टैक्स से, है ना। तो टैक्सेशन से पैसा लेकर, और टैक्सेशन का मतलब है लैंड रेवेन्यू से, पॉलिसी के तहत क्या है, पैसा कलेक्ट करके यहाँ पे व्यापारिक वस्तुओं को खरीद कर, रॉ मटेरियल को खरीद कर ब्रिटेन भेजना, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करना, और फिर उसके बाद एक बड़े बाजार के तहत भारत में भेजना, है ना। तो ये कमेंट करके ज़रूर बता देना ये डाउट क्लियर हुआ क्या। एक उसमें तीसरे में ये कुछ कह रहा था, कोई बच्चा था शायद, वो कह रहा था कि इस व्यवस्था में सरकार की अपेक्षा जमींदारों से ज़्यादा फायदा हुआ। सरकार का मतलब यहाँ पे कंपनी है ना सर। सरकार का मतलब यहाँ पे कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते अगर आपने 1784 का एक्ट पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ से 2 दावेदार कंपनी के आ रहे थे, है ना। भारत पर 2 दावेदार कंपनी के थ्रू काम किए जा रहे थे, एक ब्रिटिश क्राउन का, एक कंपनी का। ठीक है, चलो, फिर भी डाउट होगा फिर क्लियर कर देंगे। आइए इस क्वेश्चन के बारे में, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत में कंपनी शासन को कब समाप्त किया गया? अच्छा, कंपनी शासन को कब समाप्त किया गया, इसकी पूरी डिटेलिंग थोड़ा सा सुन लो तुम। देखो, पहली बार चूंकि देखना नेचर की बात करेंगे, है ना, तो फोकस करना। ईस्ट इंडिया कंपनी सर एक प्राइवेट कंपनी थी जो भारत आई थी, और भारत आई थी किस लिए? तो ट्रेड करने, ट्रेड बेनिफिट करने, है ना, पैसा कमाने, व्यापार करने। लेकिन कंपनी ने पॉलिटिकल पावर कंपनी बन गई, और कंपनी जब पॉलिटिकल पावर बनी तो ब्रिटिश क्राउन को डाउट हुआ, और जब डाउट होना स्टार्ट हुआ तो उसने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बैठा दिया। क्या बैठा दिया? रेगुलेटिंग एक्ट बैठा दिया। ठीक है, इसी की पूर्ति अच्छे से उसने 1784 में कर दी, और यहीं से क्या हो गया, भारत में डायरकी शुरू हो गया। मतलब एक कंपनी के अधिकारी और एक क्राउन के अधिकारी। ठीक है, और यही प्रोसेस चलता रहा, और फिर फाइनली आपने सुना होगा 1813 के एक्ट में, 1813 के एक्ट में पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल राइट्स को, ट्रेड राइट्स को क्या किया गया, यहाँ पर ख़त्म किया गया, और यहीं पे भारत का दरवाज़ा सभी के लिए ओपन कर दिया गया। फिर कंपनी आगे चलकर 1833 में कंपनी ने क्या किया, सारे पॉलिटिकल राइट्स ख़त्म कर दिया, लेकिन ट्रेडिंग राइट्स उस बनाए रखा। और यही जब बड़ी घटना हुई, 1853 का एक्ट आया, और उसमें कंपनी को क्राउन ने साफ तौर पे कहा कि हम आपके कभी भी राइट्स को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कौन से राइट्स को? ट्रेडिंग राइट्स को ख़त्म कर सकते हैं। और वही दौर आया जब एक बड़ी घटना घटी, 1857 का रिवोल्ट, और इसी के थ्रू 1858 का एक्ट। और इसमें सबसे बड़ी जो बात रही वो हुआ ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 1 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया के 1858 की घोषणा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें सही है? देखो, महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी की गई राजाज्ञा गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ के सुनाई थी। घोषणा में कहा गया कि प्रशासनिक सेवाओं में किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति प्रवेश पा सकेगा। ठीक है, ये देखो कहने की बात होती है ना, लेकिन फिर से वही बात है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी काम करेगी, है ना। आपने सुना होगा ना, हाथी के दांत दिखाने के होते हैं, खाने के अलग होते हैं, वही सारी चीज़ें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा। 1861 के एक्ट के तहत प्रांतीय प्रशासन में हुए परिवर्तन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। 1858 का एक्ट हो या 1861 का एक्ट हो, इसके बारे में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अभी भी ये क्या कर रहे थे, तो अपने
औपनिवेशिक हितों की पूर्ति कर रहे थे। क्या कर रहे थे सर? अपने औपनिवेशिक हितों की, कॉलोनियल इंटरेस्ट की पूर्ति कर रहे थे। और जब ये पूर्ति करेंगे तो आप ही हमें बताओ, जब ये पूर्ति करेंगे तो इसमें पढ़ना बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों के लिए विधान परिषद बना गई। ठीक है। प्रांतीय विधान परिषदों को केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों से अधिक अधिकार दिए गए। क्या आप बताओ, औपनिवेशिक हित पूर्ति ऐसे हो सकती है कि प्रांतीय विधान परिषदों को केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों से ज़्यादा अधिकार दिए जाए? नहीं, है ना। इसलिए इसको ध्यान देना, जो प्रांतीय प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है उनके अधिकारों को क्या किया गया? सीमित किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होता है। प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा 4 से 8 तक अतिरिक्त सदस्य हो सकते थे। तो राइट आंसर जो हमें मिल रहा है वो 1 और 3 मिल रहा है। और इसी में आपने सुना भी होगा कि किसी भी लॉज या रूल्स की वैलिडिटी वायसराय के अंतिम आदेशों या वायसराय की सहमति से ही क्या होगा? तो वो क्लियर होगा। मतलब कि कोई रूल्स या लॉ वैलिड है या नहीं वैलिड है, इसकी भी जांच अंतिम रूप से कौन करेगा? वायसराय। मीन्स इसकी अपनी मर्जी से वो कानून लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन इसका सही आंसर है। इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अच्छा, इसमें आपने सुना भी होगा कि इसी का दावा कौन कर रहे हैं भारत में? तो भाई हमारी वजह से हुआ। किसकी वजह से? तो नरम दल कह रहे हैं, उदारवादी दल कह रहे हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट सही है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई। अब बताओ कि जब 1885 में कांग्रेस आ रही है, उदारवादी वर्चस्व कायम हो रहा है, उस समय क्या ब्रिटिश सरकार ऐसी गलती करेगी? मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे अटेम्प्ट लेना है, नहीं जानते हुए भी। जैसे 1892 के एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं आप, लेकिन कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कैसे फ्लो चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो भी आप आंसर सही कर ले जाएंगे। आप बताओ, जब नेशनलिज्म बढ़ रहा है तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की व्यवस्था सरकार करेगी, तो नेशनलिज्म तो फिर और बढ़ जाएगा ना, जैसे ब्रिटिश सरकार को प्रॉब्लम होगी। तो इसमें अब ज़रा ध्यान देना, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होते थे। इसमें काउंसिल में जो सरकारी सदस्यों का बहुमत होता था उसके अधिकार पर प्रतिनिधि व्यवस्था की गई थी। ठीक है। तो दूसरा गलत है। विधान परिषदों को कुछ अधिक अधिकार दिए गए। ठीक है। इसके तहत विधान परिषद में कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुन लेने की भी मंजूरी दी गई। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। ठीक है। चलो नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा, स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसे कहा गया? तो आपको पता भी है, आज भी इस चीज़ को लेकर सिविल सर्विसेज की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, नौकरशाही की बात है। अच्छा, इसका फादर कौन रहा? तो इसका फादर याद रखना कॉर्नवालिस रहा। कौन रहा सर? कॉर्नवालिस रहा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1858 से 1947 के मध्य कृषि के पिछड़ेपन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार था? सही उत्तर बताएं। इसमें क्या आंसर हो सकता है? अच्छा, एक बात बताओ, कृषि के पिछड़ेपन का आज भी कारण तो ये ही है। मान लो बिहार का एग्जाम्पल ले लें या किसी भी स्टेट का, यहाँ भी तो जोत का आकार बहुत छोटा छोटा है। जैसे तुम्हारे ही घर में, जैसे मान लो कि जॉइंट फैमिली है, जब वो डिवाइड होगी तो फिर सारी संपत्ति भी डिवाइड होगी, तो खेत भी डिवाइड होगा। तो आपने देखा होगा गांव में कि इतना बड़ा खेत है और 3 भाई हैं तो वो 3, अब वो खेत इतना बड़ा हो गया, 4 भाई हैं तो इतना हो गया, तो है ना। तो छोटी छोटी जोते, ये सही है। राजस्व वसूली के लिए अपनाई गई व्यवस्था, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि आपको याद है नकदी फसलों की खेती, भू राजस्व, रैयतवाड़ी, ये सारी चीज़ें है ना। किसानों पर कर्ज का बोझ और अकाल, आपको याद है रैयतवाड़ी में दोहरी मार से किसान परेशान है, एक तरफ सरकार की तरफ से बढ़ते हुए टैक्स, दूसरी तरफ महाजनी व्यवस्था, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने का प्रमुख कारण क्या था? तो कमी आने का प्रमुख कारण क्या था, पढ़ लेते हैं। कपास, जूट तथा तिलहन जैसी नकदी फसलों के उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाना। अच्छा, इसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं ना। चलो, भारतीय किसानों पर
बढ़ता कर्ज का बोझ, ये भी तो सही लग रहा है। अधिकाधिक लोगों का जीविका के लिए खेती पर निर्भर होना, ये भी सही है। जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली संबंधी कानून, ये भी सही है। तीनों तो सही लग रहा है। कपास तथा, ये भी सही लग रहा है। लेकिन क्या पूछा है सर, इसमें प्रमुख कारण पूछा है। आप बताओ कि ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन मान लो हमारे पास जैसे कोविड के दौर में अगर आपके पास बहुत सारे खेत हुए या बहुत आपके पास ज़मीनें रहीं, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं हुई होगी। जैसे गांव में देखो, हम लोग भी आगे 6 मंथ रह गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जिनके पास ज़मीनें कम रही होंगी, उनको बहुत दिक्कत हो रहा होगा, है ना। अच्छा, ज़मीनें भी हों और वो बंजर हों, जैसे नगदी फसलों की अगर आप खेती करोगे, तो नगदी फसलों की खेती करोगे तो जोत का आकार कम हो जाएगा ना। और आपको याद है कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, उसमें क्या था, नील की खेती, और नील की फसल करने से वो और किसी फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ने ही नहीं देगी। तो नकदी फसल में ये एक बड़ी बीमारी थी कि वो बंजर हो जाएगा, या तो वही फसल करो, दूसरा नहीं करो। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाते थे, और कॉन्ट्रैक्ट करवाते थे तो कृषि का वाणिज्यीकरण आपने सुना होगा, जिससे खाद्यान्न उत्पादन की संकट की समस्या सामने आ गई, है ना। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और कैसे पढ़ना ज़रूरी है इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ रहे होगे। जैसे देखो, मान लो एक खेत है किसान के पास, वो आधे खेत में क्या कर रहा है, वो ट्रेडिशनल क्रॉप्स की खेती कर रहा है, परंपरागत फसल की, और आधे में वो नगदी फसलों की खेती कर रहा है ना। तो भाई पहले वो पूरे में परंपरागत फसल की खेती कर रहा था, लेकिन अब क्या है, नगदी फसलों की खेती आधे में। और वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं, वो किसके बेनिफिट के लिए कर रहा है। ऐसे लग तो किसानों को ये रहा है कि हम अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसके बेनिफिट के लिए कर रहा है, ब्रिटिश और यूरोपियन मार्केट के लिए, जिसमें अंततः इसको लॉस ही होना था। तो जोत का आकार ऐसे भी कम हो गया, समझ रहे हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश भारत में किसान ऐसी फसलें उगाने लगे जिनकी बाजार में ज़्यादा कीमत मिलती थी। ये है असर्शन, कथन, और दूसरा है कारण। सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसल पैदा करने से ज़्यादा खर्च आता था, क्योंकि किसानों को नहरों के पानी का पैसा देना पड़ता था। ये भी सही है। तो भाई ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विचार करें कौन सा कथन सही है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जनता की प्रमुख विशेषता उनकी घोर गरीबी थी। याद करो, ब्रिटिश आर्थिक नीति में सबसे बड़ी बीमारी क्या थी, गरीबी। उसके बाद तभी तो अकाल आ गया, और अकाल नहीं आया, अकाल की बारंबारता आ गई, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमाइन आ गया। 1920 में अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना की गई। ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखो, ब्रह्म समाज के बारे में बात करनी है, लेकिन देखो हम ब्रह्म समाज के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो था, सामाजिक धार्मिक रिफॉर्म, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो मूवमेंट था, वो सबसे ज़्यादा क्या कर रहा था सर, तो आडंबरों पर चोट कर रहा था। आडंबरों पर चोट कर रहा था, है ना। वो क्या कर रहा था, तो वो नारी मुक्ति की बात कर रहा था, है ना। तो अगर इन सारी चीज़ों की बात कर रहा था, तो इसी से देखो क्वेश्चन बनता है। देखो, अब ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता है राजा राम मोहन राय ने करी, है ना। आगे चल के विभाजन भी हो गया। तो इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया। देखो, आडंबरों पर क्या चोट करना है, मूर्ति पूजा, निरर्थक प्रथा और रीति रिवाजों का बहिष्कार करेगा ही करेगा। इसका मतलब कि पहला क्या होगा, सही होगा, है ना। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। आडंबरों पर, अंधविश्वासों पर चोट, तो दूसरा भी सही। इसने सिद्धांत पर प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। क्या वेद आडंबर रहित हैं, आडंबर युक्त हैं, नहीं। और जब आडंबर युक्त नहीं है, तो वेद के बारे में कोई स्टेटमेंट क्यों देंगे, वो तो वेदों को बहुत आधार भी बता रहे हैं ना। तो तीसरा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वेद त्रुटिहीन नहीं है। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन इतने ही क्वेश्चन पे सीमित था। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, देखो मैं ना मतलब ये अपना यूट्यूब है, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता,
लेकिन मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, आप शायद इसको समझ पाओगे। देखो हिस्ट्री को ना, जैसे यूपीएससी सेंस में आप इस बात को देखना, हिस्ट्री को पढ़ने के जो तरीके मार्केट में हैं वो ट्रेडिशनल हैं। मतलब कॉन्सेप्ट को समझाया, नोट्स को लिखवाया और निकल गए। अच्छा, बच्चा सबका भी नेचर क्या रहता है, ये रहता है कि सर लिखवा दो, छपवा दो, समझा दो। और हिस्ट्री का मतलब वो फैक्चुअल बेस भी समझते हैं। तो भैया ये सब ना बहुत पुराने मेथड हो गए। ये 90s के ज़माने में जब क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कॉर्नवालिस ने कौन से बंदोबस्त को लागू किया, है ना। अब गांव का हर बच्चा कुछ नहीं करता है तो यूपीएससी करता है, समझ रहे हो। अब कुछ नहीं करता है तो यूपीएससी करता है, तो कंपटीशन बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, है ना। अच्छा, आपने भी देखा होगा कि रिश्ते बहुत आते हैं, तो रिश्ते आते हैं तो हर लड़का लड़की वो किसी न किसी फील्ड की प्रिपरेशन कर रहा है और ब्रैकेट में लिखता है यूपीएससी एस्पिरेंट, समझ रहे हो। तो ये सब तैयारी इन्हीं लोगों के लिए है जो ये सब लिखते हैं। लेकिन आपके लिए अगर सिलेक्शन चाहिए सर, तो आपको इस मेथड से ऊपर जाना पड़ेगा। आपको थोड़ा अप्लाइड पार्ट पर ध्यान देना होगा। और अप्लाइड पार्ट कैसे क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन का नेचर वही है। अब पढ़ कुछ और रहे हो, पूछ कुछ और रहा है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा शिक्षक का चुनाव, कोचिंग का चुनाव, बुक्स का चुनाव, मेंटोर का चुनाव, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो सर हम गरीब ही पैदा होंगे और गरीब ही मर जाएंगे, है ना। तो बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हमारी ये कोशिश है। बाकी कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं अपन किसी चीज़ का, मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी चीज़ की प्रचार प्रसार करने की, है ना। तो इन सारी बातों का आप ज़रूर ध्यान देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक दीजिए हमें विदा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।